लगातार हो रही बारिश से पहाड़ों पर भी इसका असर पड़ रहा है। उत्तराखंड में जहां तहां पहाड़ दरक रहे हैं। पहाड़ों के बड़े बड़े बोल्डर टूटकर हाईवे पर गिर रहे हैं। बारिश के पानी से नदियां उफना रही हैं और प्रचंड रूप में सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने को बेताब दिख रही है। पहाड़ों पर हमारे कुछ रोड्स बंद हो रखी हैं, विलेज रोड्स भी और मेन हाईवेज भी, जिसके लिए सभी जगह जेसीबीज वर्क कर रही हैं, रास्ते खोल रहे हैं। कुछ हमारी पेयजल लाइनें भी ध्वस्त हुई हैं और पावर का भी सप्लाई धौंतरी क्षेत्र में और बड़कोट कोरला क्षेत्र में अफेक्टेड है। उसके लिए भी हमारी टीम्स लगातार कार्य कर रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तरकाशी में जगह जगह भूस्खलन की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ों के बड़े बड़े बोल्डर गिरने से कई मकान चपेट में आए हैं। कई मकानों में पहाड़ों से आने वाला मलबा भर चुका है। लगातार बारिश से उफना रही नदियां। आपदा के लिहाज से घनसाली अति संवेदनशील। टिहरी जिले में देर रात से बारिश जारी है। भारी बारिश से घनसाली में भिलंगना, बालगंगा और नैल चामी नदी उफान पर है। नदी नाले अपना रौद्र रूप दिखाकर लोगों को डरा रहे हैं। आपदा के लिहाज से घनसाली को अति संवेदनशील इलाकों में गिना जा रहा है। उफनती नदियों के अलावा पहाड़ों से लगातार आ रहा मलबा भी लोगों के लिए मुश्किल बन रहा है, जिसकी वजह से लिंक रोड कई जगह से बंद हो चुका है और लोगों का संपर्क एक दूसरे से टूट रहा है। निरंतर वर्षा हो रही है। इस वर्षा से हमारे 12 ग्रामीण मार्ग अवरुद्ध हैं, जिनको खोलने की लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा 3 राज्य मार्ग भी बाधित हैं, जिनको खोलने की कार्रवाई की जा रही है। अभी वर्तमान में खाड़ी के पास सुबह जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 94 अवरुद्ध हो गया था, जिसको लगभग 1 घंटे के अंदर सुचारू कर लिया गया। उफनती नदी के भेंट चढ़ा हाईवे
हर वक्त खतरा मंडरा रहा है। रुद्रप्रयाग की तरह ही कर्णप्रयाग में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिला, जिसकी वजह से पहाड़ों से मलबा बहकर लगातार सड़कों पर आ रहा है। गौचर और गलनाओं के बीच भारी मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बारिश का कहर केवल पहाड़ों पर ही नहीं बल्कि मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। नदियों का बढ़ता जलस्तर यूपी के कई जिलों के लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ा रहा है, क्योंकि कई जिलों के सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। यूपी में पानी मचा रहा है तबाही। भारी बारिश से मुश्किल में जान। पहाड़ों पर ही नहीं बल्कि यूपी के मैदानी इलाकों में भी बारिश लगातार जारी है, जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी मुश्किल होती जा रही है। तस्वीरें शामली जिले की हैं, जिसके बारे में बताने की जरूरत नहीं कि पानी किस कदर लोगों के लिए मुश्किल का सबब बनता जा रहा है। लोगों के घरों में 3-3 फीट तक पानी भर गया है। शामली के कुछ इलाकों के हालात तो इससे भी ज्यादा बदतर है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। 1200 से 1500 क्यूसेक पानी बराबर नदी में बना हुआ है, जिसकी वजह से जिले में जलभराव के हालात देखने को मिल रहे हैं। भैया ये नाला है ना सामने, इसकी कभी भी सफाई नहीं होती है यहाँ पे, और इसकी वजह से ना जरा सी बारिश होती है तो पानी मतलब एकदम से नाला भरना शुरू हो जाता है और पानी हमारे सीधा घर में आता है। बच्चे भी सुबह 6-5 बजे के परेशान हो गया, पूरी रात नहीं सोए। रात को 3 बजे भी पानी आया घर में, वो उतर गया, फिर सुबह में 5 बजे दोबारा भरना शुरू हुआ पानी। बरेली में रामगंगा नदी में उफान। बाढ़ से 300 गांव के लोग परेशान। भारी बारिश की वजह से मैदानी इलाकों की नदियों में भी उफान देखने को मिल रहा है। बरेली में रामगंगा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई। नदी में जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से किनारे के करीब 300 गांव बाढ़ के पानी की चपेट में आ चुके हैं। सदर, मीरगंज, आंवला, नवाबगंज, फरीदपुर तहसील के रामगंगा किनारे बसे 300 गांव ऐसे हैं जिन पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन की तरफ से बाढ़ की निगरानी के लिए 48 चौकियां बना दी गई, जो जलस्तर पर भी नजर रख रही। साथ ही जिले के संबंधित विभागों को भी अलर्ट कर दिया गया है। सभी लोग, राजस्व के और पुलिस के लोग कर्मी लगातार गश्त कर रहे हैं और आपदा के तहत लोग सतर्क हैं और उस दृष्टिगत हम लोग वाटर लेवल रेगुलर रूप से हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। अभी स्थिति हमारी ठीक है, अच्छी है, और जहाँ भी कोई दिक्कत आपदा की स्थिति होती है तो पूरा राजस्व और पुलिस प्रशासन तैयार है और हम लोग पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। राप्ती नदी के कटान से दहशत। सैकड़ों बीघा जमीन राप्ती में समाई। श्रावस्ती के लोग राप्ती नदी के तेज बहाव की वजह से हो रहे कटान की वजह से दहशत में हैं। अब तक सैकड़ों बीघा खेत राप्ती की कटान की भेंट चढ़ चुके हैं, जिससे नदी के आसपास की जमीन वाले किसान दहशत में हैं। पिछले कुछ दिनों में राप्ती के जलस्तर में तो कमी देखी गई, लेकिन इससे होने वाली कटान मुश्किलें बढ़ा रही। आंकड़ों की बात करें तो इस कटान की वजह से 100 से ज्यादा किसान भूमिहीन हो चुके हैं। मजबूरी मेहनत करेंगे और क्या कर। अभी भी राप्ती काट रही है जी, अभी काट रही है, सामने आप देख लीजिए। कोई अधिकारी कोई यहाँ तक जी हाँ, कोई अभी तक नहीं आया। कल पत्रकार आए भी थे, उनको बुला कर लेकर तो उन्होंने कुछ फोटो खींचा, लिखा भी है। लगातार हो रही बारिश का कहर आगरा में चंबल नदी में भी देखने को मिल रहा है। भारी बारिश की वजह से चंबल नदी का जलस्तर उफान पर। पिछले दिनों के मुकाबले चंबल नदी का जलस्तर 117 मीटर बढ़ चुका है। आगरा के पिनाहट इलाके से होकर जा रही चंबल नदी का जलस्तर हर घंटे बढ़ रहा है, जिससे आसपास के इलाकों में भी खतरा बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश कहर बरपा रही।
कहीं उफनाती नदियां प्रलय का संकेत दे रही, तो कहीं पर भूस्खलन लोगों के दिलों में दहशत पैदा कर रहा है। हालांकि प्रशासन मुश्किल हालातों से निपटने की तैयारियों का दावा भी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बेखौफ बदमाशों का कहर बढ़ने लगा है। ये हमारे आरोप नहीं बल्कि प्रयागराज और गोरखपुर में अंजाम दी गई डबल मर्डर की वारदात की हकीकत है। देखिए डबल मर्डर का डबल कांड। यूपी में फिर बेखौफ हो रहे बदमाश। प्रयागराज में डबल मर्डर को दिया अंजाम। प्रयागराज में डबल मर्डर से दहशत फैल गई है। यहां राइस मिल मालिक के भाई देव नारायण और उनकी पत्नी रंजना की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई, जबकि मां के बगल में सोए 10 महीने के बच्चे को कातिलों ने छोड़ दिया। अगले दिन सुबह मासूम के रोने की आवाज सुनकर लोगों को वारदात की जानकारी हुई। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड बुलाकर जांच पड़ताल कराई। मौके पर पुलिस को घर का सारा सामान अस्त व्यस्त मिला, जिससे कत्ल के पीछे लूटपाट की आशंका जाहिर की जा रही है। पति पत्नी की गला रेतकर की हत्या। राइस मिल मालिक के भाई भाभी का कत्ल। मामला सोराव थाना क्षेत्र के चांदपुर सराय इलाके का। यहां जन सेवा केंद्र चलाने वाले 32 साल के देव नारायण पटेल पत्नी रंजना और 10 महीने के बेटे दिव्यांशु के साथ रहते थे। रात को पूरा परिवार बरामदे में सोया हुआ था। वारदात की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को घर के अंदर रखे बॉक्स के ताले टूटे मिले हैं। साथ ही अलमारियों में रखा सामान भी बिखरा हुआ मिला। बताया जा रहा है कि देव नारायण जनसेवा केंद्र चलाने से पहले अपने भाई की राइस मिल में सहयोगी थे। आज थाना सोराव क्षेत्र के अंतर्गत एक दंपति का शव पुलिस को बरामद हुआ है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया गया है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। गोरखपुर के हरपुर बुधहट के तनेऊ गांव में पटीदार के भाई और उसके परिवार ने इलाके में मौत का तांडव किया। दबंग आरोपियों ने भाजपा किसान मोर्चा के जिला कार्यकारिणी सदस्य परशुराम शुक्ला के घर पर धावा बोल दिया। बताया जा रहा है कि उस वक्त परशुराम शुक्ला घर पर मौजूद नहीं थे, जिसके बाद दबंगों ने घर पर मौजूद उनकी 70 साल की बूढ़ी मां और एक मासूम बच्चे की हत्या कर दी। बीच बचाव करने पहुंची पत्नी और बेटी पर भी फावड़े से हमला किया गया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। परशुराम शुक्ला की माता और उनके लगभग 1.5 वर्षीय पुत्र की हत्या कर दी गई है। उनके पत्नी और उनकी एक बेटी घायल है और ये हत्या उनके ही खानदानी भाई लगते हैं सीताराम और उनके परिवारीजनों द्वारा मिलकर की गई है। पुलिस ने तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया है। परशुराम जो लुधियाना में है वहाँ से उन्होंने जरिए ईमेल अपनी तहरीर भेजी, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। प्रयागराज और गोरखपुर में अंजाम दी गई डबल मर्डर की दोनों वारदातें बता रही हैं कि पुलिस के लाख दावों के बावजूद बदमाश और दबंगों के दिलों में कानून का खौफ नहीं है। दोनों ही वारदात पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। लिहाजा पुलिस को जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी कर अपना इकबाल मजबूत करना होगा। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन और गोरखपुर से नीरज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अवैध तरीके से धर्मांतरण की साजिशों को अंजाम देने के आरोप में गिरफ्तार किए गए मौलाना मोहम्मद उमर की 14 दिनों की रिमांड पूरी हो चुकी है और इन 14 दिनों में धर्मांतरण के इस ठेकेदार ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए, जिसमें दुबई टू लंदन धर्मांतरण कनेक्शन भी शामिल है।
दुबई और लंदन की फंडिंग से धर्मांतरण। मोहम्मद उमर के ट्रस्ट को मिलती थी फंडिंग। एटीएस की जांच में सामने आया कि अवैध धर्मांतरण के लिए विदेश के साथ देश के भीतर से भी फंडिंग की जा रही थी। अभी तक की जांच में सामने आया कि मुस्तफा शेख नाम का शख्स दुबई से और आमिर शेख नाम का शख्स मुंबई से सलाउद्दीन के FMI ट्रस्ट के लिए फंडिंग करते थे। फंडिंग की ये रकम अकाउंट और हवाला के जरिए आती थी। अवैध धर्मांतरण वाला जो पैकेज चल रहा था उसमें भी तमाम आरोपियों को कड़ी रिमांड पे लेके पूछताछ कर चुकी है, तो उसमें कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि कहीं विदेशों से पैसा आ रहा है, कोई मनी ट्रेल में कोई मनी ट्रेल के बारे में बात आई है और हम लोग आपको जब चीज़ें हमारी चूँकि जो आर्थिक पहलू है उसको जांच करने में और उसका इन्वेस्टिगेशन करने में वो थोड़ा समय लगता है।